तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 10th में आए बोर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे जो सन 2020 में आया था। बोर्ड पेपर में आपको बोर्ड वालों की तरफ से एक रोल नंबर मिलता है, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। और ये जो पेपर आता है ये 3 घंटे का होता है। इस पेपर को 3 घंटे में आपको करना होता है, ठीक है। और 80 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और ये जो प्रश्न पत्र है इसमें कुल 30 प्रश्न है, ठीक है, जिसमें से एक एक नंबर के 10 प्रश्न आपको मिलेंगे और 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न मिलेंगे, 3-3 अंक वाले 10 प्रश्न मिलेंगे और 6 अंक वाले 5 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक नंबर वाले 10 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, निम्न में अपरिमेय संख्या है। तो देखो, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और जो इस रूप में लिखी जा सकती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो संख्याएं रूट के अंदर लिखी होती हैं वो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे ये √3 है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √4 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, क्योंकि 4 को हमने क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर लिख दिया और स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। तो √4 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। और 2 जो है उसे हम 2/1 मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से इस 5 को भी हम 5/1 P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये हमें पहले से ही P/Q के रूप में दिया है 2/3। तो हमारे पास ये पहला ऑप्शन है जो हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, द्विघात बहुपद की घात होती है। ये बहुपद कौन से होते हैं? जैसे अगर हमें कोई यहाँ पर एक बहुपद दिया हो x² + 5, तो ये कौन सा बहुपद है? ये एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, ठीक है। अगर x की घात किसी में दिया हो हमें x की घात 3 - 5, तो यहाँ पे क्या है, x की घात 3 है। इसका मतलब ये एक त्रिघात बहुपद है। तो किसी बहुपद की घात क्या होती है? जैसे आपको कोई बहुपद दिया हो 3x³ + 2x² + x। अब इस बहुपद की घात क्या होगी? इसमें x की जो सबसे बड़ी घात होगी, ठीक है। यहाँ पे x की घात कितनी है? यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सबसे बड़ी कितनी है? 3 है, ठीक है। तो ये एक त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? द्विघात बहुपद की घात होती है। द्विघात बहुपद मतलब वहाँ पर x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 होगी, 2 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमें ये भी मिल सकता है x² + x + 1। यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? x की 2 है, ठीक है। तो क्या होगा? द्विघात बहुपद की घात कौन सी होगी? 2 होगी। अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, समांतर श्रेणी 4, 10, 16 और 22 का अगला पद होगा, ठीक है। अगला पद मतलब पांचवा पद। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इसका जो अगला पद है वो कौन सा होगा? पांचवा पद होगा। पांचवा पद मतलब हमें A5 इसका ज्ञात करना है। A5 कैसे निकलेगा? A + 4D, ठीक है, क्योंकि AP का जो पहला पद होता है उसको हम लिखते हैं A1 से, ठीक है, A1 से या फिर A से। और जो दूसरा पद होता है उसको हम लिखते हैं A2 से। और A2 किसके बराबर होता है? A + D के। ऐसे ही तीसरा पद जो होता है उसको हम लिखते हैं A + 2D। ऐसे ही चौथा पद जो होता है उसको हम लिखते हैं A + 3D। तो ऐसे ही जो पांचवा पद होगा उसको हम लिखेंगे A + 4D, ठीक है। तो पांचवा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें मान रख देते हैं। A मतलब पहला पद, पहला पद कितना दिया है हमें? 4। और D का मतलब होता है सार्वंतर, मतलब एक आगे वाले पद में से एक पहले वाले पद को माइनस कर दो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं D = A2 - A1। तो A2 मतलब दूसरे पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे 10 में से 4 को, तो यहाँ आ जाएगा 10 - 4 = 6। तो D का मान आ गया 6 और A का मान आ गया 4, तो ये हम यहाँ रख देते हैं। A5 = A का मान है 4 + 4 × D, D का मान है 6, तो ये हो जाएगा 4 + 6 = 24 और 24 और 4 28। तो इसका जो पांचवा पद है वो हो जाएगा 28। तो इसका जो आंसर है वो होगा ये दूसरा वाला। अब चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है।
तो यहाँ पर हमें वृत्त का परिमाप वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर दिया है और उसकी त्रिज्या हमसे पूछी है। त्रिज्या मतलब r, रेडियस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ पर जो कट जाएगा उसको हम काट देते हैं, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा और इस r से यहाँ पर 2 r है, ठीक है, 1 r कट जाएगा। तो क्या बचेगा? r बराबर 2। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारी? 2 मात्रक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये पहला वाला। अब इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता होती है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं? प्रायिकता वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम वो परिणाम होते हैं जो हमसे पूछे गए हो या फिर जो घटित हो रहे हो, ठीक है। और कुल परिणाम का मतलब जिसकी कुल संभावना हो। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका बर्थडे है, ठीक है, और 3 दोस्त हैं जो आपके घर के आस पड़ोस में रहते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आपने इन तीनों को अपने बर्थडे में इनवाइट किया। अब इसमें मान लेते हैं ये जो आपका दोस्त है ये बहुत ही अच्छा दोस्त है, ठीक है, जिससे आपकी सबसे ज़्यादा बनती है, ठीक है। और ये जो दूसरा दोस्त है इससे आपकी थोड़ी बहुत ही बनती है। और ये जो दोस्त है इससे आपकी कभी नहीं बनती, मतलब दुश्मनी रहती है, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से इनकी बात करें कि कितने % चांस है कि कोई आएगा, तो जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है उसके 100% चांस है कि वो आपकी पार्टी में आएगा। और जो कुल परिणाम होते हैं वो 100% ही हो सकते हैं, 101, 102 नहीं होंगे, है ना, केवल 100% ही हो सकते हैं। तो इसके अपॉन में हम क्या करते हैं? 100% लिख देते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। 1 क्या हो गई? इसकी प्रायिकता हो गई, ठीक है। ये जो आपका दोस्त है, जो बहुत अच्छा दोस्त है आपका, उसकी जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी। इसी तरह से अगर हम इसका देखें कि जिससे आपकी थोड़ी बहुत ही बनती है, तो इसके कितने चांस हैं? ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसका मतलब 50% इसके चांस हैं, ठीक है। तो अपॉन में 100 कर देते हैं, 100%। तो 50 से 100 को काटेंगे, ये आ जाएगा 1/2। तो इसकी जो प्रायिकता होगी आने की वो 1/2 होगी। और जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है उसके पूरे चांस हैं कि वो नहीं आपके बर्थडे में आएगा। इसका मतलब 0% चांस है। तो 0/100 कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी, ठीक है। इससे हम यहाँ पर 2 क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। मतलब अगर इसकी जगह पूछा जाए कि ऐसी घटना जो कभी घटित हो ही नहीं सकती, है ना, जो हो ही नहीं सकती वो 0%, मतलब उसकी जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी। और जो 100% श्योर है कि वो घटना होनी ही होनी है, मतलब ऐसा दोस्त जो बर्थडे में आएगा ही आएगा, तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी। तो जो घटना होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब छठा क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण x² - 9 = 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया है x² - 9 = 0। तो यहाँ पे हम एक सूत्र लगा देते हैं, a + b और a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। अब यहाँ पे a का स्क्वायर तो है, मतलब x का स्क्वायर है। अगर इसको भी स्क्वायर में चेंज कर देंगे तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 तिया 9। तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 3 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये क्या हो गया? a + b और a - b। तो यहाँ आ जाएगा x - 3 और x + 3 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लेते हैं। x - 3 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर, ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3, तो x बराबर 3। और यहाँ आ जाएगा x बराबर, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3, तो x बराबर -3, ठीक है। तो यहाँ पर x के 2 मान आएंगे, एक +3 एक -3। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है cot a = 8/15 है
तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। tan a क्या होता है, ये cot a का उल्टा होता है। इसका मतलब अगर cot a बराबर 8/15 दिया है तो tan a बराबर क्या होगा, इसके मान का उल्टा कर दीजिए, मतलब 15/8। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, tan a बराबर 1/cot a, ठीक है, क्योंकि cot का उल्टा करेंगे तो tan बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan a बराबर 1/cot a का मान कितना दिया है, 8/15। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8/15। तो इसमें 15 ऊपर की साइड चला जाएगा, 8 यहीं रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15/8। तो tan a बराबर कितना हो गया, 15/8। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर हैं और ये हमें दिए हैं आपस में समरूप। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी, बीच में समरूप का साइन लगाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर। और जो समरूप त्रिभुज होते हैं इसमें एक सूत्र होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, ये जो दो त्रिभुज हैं इसे मान लेते हैं ए बी सी और इसे मान लेते हैं पी क्यू आर। तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ये वाली साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, और नीचे वाली साइड नीचे वाली साइड के, ठीक है, ये इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी बट्टा पी क्यू का वर्ग, और ये किसके बराबर होंगे, ए सी बट्टा पी आर का वर्ग, ए सी बट्टा पी आर का वर्ग बराबर, और बी सी बट्टा क्यू आर का वर्ग, बी सी बट्टा क्यू आर का वर्ग, ठीक है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती हैं। और भुजाओं के अनुपात क्या दिए हैं हमें, 4:5 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 4/5 के वर्ग के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, 5 का वर्ग करेंगे 5 पंजे 25। तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो क्या होगा, 16/25 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 16:25। अब 9th वाला क्वेश्चन दिया है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो जो वृत्त होता है ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो वृत्त है ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बना होता है, और इन पॉइंटों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, असंख्य होती है, मतलब अनंत तक होती है या अनगिनत होती है, हम इन्हें गिन नहीं सकते, बहुत सारी होती हैं। और एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा कौन सी होती है, जो इसे टच करके एक जगह पर जाती है, वो भी एक बिंदु पर। तो इस पे असंख्य बिंदु होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक वृत्त पे असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पूछा है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे असंख्य बिंदु हो सकते हैं, इसका मतलब असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब 10th वाला क्वेश्चन दिया है, किसी बटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः 45 और 13 हो। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, या फिर लिख सकते हैं 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो बहुलक हमें कितना दिया है, माध्यिका हमें दी है 45 और बहुलक हमें दिया है 13। तो बहुलक है 13 बराबर 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका कितनी है 45, तो यहाँ आ जाएगा 45 माइनस 2 गुणा माध्य हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 5 तिया 15 का 5 बचा 1, 4 तिया 12 और 1 13 माइनस 2 गुणा
माध्य है। तो जो संख्या यहाँ प्लस में होती है, जो वो दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का 135 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 135 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे क्या बचा है, -2 गुणा माध्य है। अब इसमें से इसे माइनस कर देते हैं। 5 में से 3 माइनस किया 2, 3 में से 1 माइनस किया 2 और 1। और साइन हमेशा वही आता है जो संख्या बड़ी होती है। ये यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है, 135, इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -122 बराबर -2 गुणा माध्य। इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा। और जो संख्या गुणा में होती है तो दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग में जाती है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 122/2 बराबर माध्य। अब इससे इसे हम भाग दे देंगे या काट देंगे। 2 × 12, 2 × 2, तो माध्य बराबर कितना आ गया, 61। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद ax² - 8x - 4 के शून्यकों का योग 4 हो तो a का मान बताओ। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला है जो 2 नंबर का होगा। इसके नीचे के 4 क्वेश्चन और हैं जो 2 नंबर के हैं। तो यहाँ पर हमें शून्यकों का योग 4 दिया है और a का मान बताना है। a कौन सा है, ये पहला वाला यहाँ पे जो नंबर है वो क्या आएगा, ठीक है। इस a का मान हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। ax² - 8x - 4 की तुलना द्विघात बहुपद ax² + bx + c से करने पर। अब इससे अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ x² के साथ में a है और यहाँ x² के साथ में स्मॉल a है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर a। इसी तरह से यहाँ पर x के साथ में b है, ठीक है। तो b बराबर यहाँ x के साथ में क्या है, -8, तो यहाँ आ जाएगा -8। इसी तरह से यहाँ पर c अकेला है, यहाँ -4 अकेला है, तो c बराबर -4। अब हमें दिया है शून्यकों का योग 4 है। तो सबसे पहले हम 2 शून्यकों को मान लेते हैं, ठीक है। माना 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं। और शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा = माइनस का b/a, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर माइनस का b/a। और शून्यकों का योग कितना है हमारे पास, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 4, तो यहाँ पे है शून्यकों का योग, ठीक है। तो इसके नीचे आ जाएगा 4 बराबर माइनस का b/a। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये माइनस दिया हुआ है, माइनस लिख देते हैं। अब b, तो यहाँ पे हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, ये वाला चलेगा b और यहाँ पर कैपिटल A। अब यहाँ पर b का मान डालेंगे। b का मान क्या है, -8, तो यहाँ आ जाएगा -8/a। a का मान क्या है, स्मॉल a, तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल a। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 8/a। तो ये हो जाएगा 4 बराबर 8/a। अब आपने एक चीज़ तो पढ़ी होगी कि जो नंबर यहाँ पर गुणा में होता है वो दूसरी तरफ जब जाता है तो वो भाग में जाता है, और जो भाग में होता है वो गुणा में जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नीचे की साइड में भाग में है, तो ये यहाँ पर गुणा में चला जाएगा, और ये यहाँ पर क्या है, ऊपर की साइड है, ये यहाँ भाग में आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, a को इधर भेज देते हैं, a बराबर 8/4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 8/4। अब इससे काट देंगे, 4 दूनी 8, तो a बराबर आ गया 2, ठीक है। तो a का मान हमसे यहाँ पर पूछा था, a का मान आया हमारा 2। अब करते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन करना होता है, जहाँ पे हमें अथवा या और लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब या तो ये क्वेश्चन हमें करना है या तो फिर ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, कोई एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसे हल करेंगे, उसके बाद इसको करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन दिया है, यदि ABC किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये पूरा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर 180। और आंतरिक कोण कौन से हैं, A B और C। तो यहाँ लिख देते हैं A B
सी बराबर 180। अब हम क्या करेंगे, बी प्लस सी को यहीं पे रहने देते हैं। बी प्लस सी बराबर ए, यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ से हम इस वाले क्वेश्चन को उतारते हैं जो हमें दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बी प्लस सी बट्टा 2 कॉस ए बट्टा 2 प्लस कॉस बी प्लस सी बट्टा 2 और साइन ए बट्टा 2 बराबर 1 हमें सिद्ध करना है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने b प्लस सी का मान निकाला था 180 माइनस ए, ये हम यहाँ जहाँ पर b प्लस सी लिखा है इसकी जगह पर रख देंगे। तो ये आ जाएगा साइन b प्लस सी की जगह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बट्टा 2 और यहाँ आ जाएगा कॉस ए बट्टा 2 प्लस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, b प्लस सी की जगह ये लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बट्टा 2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए बट्टा 2। अब 2 जो है वो 180 के भी अपॉन में है और ए के भी अपॉन में है। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 180 बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 2 और यहाँ पे कॉस ए बट्टा 2 प्लस कॉस, यहाँ पर भी हम सेम करेंगे 180 डिग्री बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए बट्टा 2। अब इससे इसे भाग दे देंगे तो उसे 180 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2 नीम 18 मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2 और यहाँ पे रहेगा कॉस ए बट्टा 2 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2 और साइन ए बट्टा 2। अब एक सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। सूत्र कौन सा होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर a बट्टा 2, तो ये हो जाएगा कॉस a बट्टा 2, ये वाला सूत्र लग जाएगा। 90 में से माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी 90 में से ये माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस a बट्टा 2 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा और ये ऐसे ही रहेगा कॉस a बट्टा 2 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस a बट्टा 2, ये हो जाएगा साइन a बट्टा 2 और यहाँ पे एक साइन हमें दिया है साइन a बट्टा 2। अब ये दोनों सेम हो गए तो इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, गुणा होकर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बट्टा 2 प्लस साइन स्क्वायर a बट्टा 2 और ये होता है सूत्र। कौन सा सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मतलब ये थीटा हमारे यहाँ पर कौन सेम होना चाहिए और इनके स्क्वायर अगर आपस में प्लस होंगे तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में स्क्वायर में है। ठीक है, और इसमें जो थीटा है ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही हमें प्रूफ करना था, इक्वल्स टू में 1 प्रूफ करना था। अब 12वें के क्वेश्चन में जो अथवा में दिया था उसे हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए हमें हल करना है। मतलब ये पूरा हमें टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ले लेते हैं LHS। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे अभी। टेन ए किसके बराबर होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए के, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टा साइन ए के। तो यहाँ पे हम टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा होगा तो इन दोनों में भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। अब नीचे वाले को करते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमें लेना होगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस लगा हुआ है और ये हमारा फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो
तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए हमें दिया है, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में हमने 1 मान लेते हैं। अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं गुणा में, 1 और कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये है, ठीक है, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए बचा। तो इस कॉस स्क्वायर ए की गुणा ये ऊपर वाले नंबर से कर देंगे, और 1 की गुणा किसी से भी करो वो नंबर ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस इसी तरह से ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 की गुणा इस साइन स्क्वायर ए से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 जब किसी के साथ में गुणा में होता है तो वो नंबर ही आता है, जैसे 2 के साथ में होगा तो 2 ही कम 2, तो मतलब 2 ही आएगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर ए की अगर 1 से गुणा होगी तो कॉस स्क्वायर ए ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से काट भी सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिला, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। जब हमने एलसीएम लिया तो ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ 1 की जगह पर आ गया, बाकी सब हमारा सेम रहा, ठीक है। ऐसे ही हमारा नीचे वाला भी सेम है, तो ये साइन स्क्वायर ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा और बाकी अपॉन में साइन स्क्वायर ए आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन में था, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए अपॉन में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और ये यहाँ चला गया था, ऐसे ही साइन स्क्वायर ए भी यहाँ पे आ गया। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक सूत्र पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ आ जाएगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। और जो इस तरह से लिखे होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर वाले की गुणा सबसे नीचे वाले से होती है और बीच वाले की गुणा बीच वाले से होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए की गुणा 1 से होगी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए गुणा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए गुणा 1, कॉस स्क्वायर ए गुणा 1 की गुणा इसमें करेंगे तो यही रहेगा और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो यही रहेगा, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए अपॉन कॉस से क्या होता है, टेन ए, तो साइन ए बट्टा कॉस से क्या होता है, टेन ए, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यही हमें निकालना था, तो इक्वल्स टू में लिख देते हैं बराबर RHS। अब 13वां क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 और 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का कैसे पता चलेगा हमको, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनकी 2 साइड आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी या फिर ये साइड इस साइड के, मतलब कोई 2 साइड आपस में बराबर होंगी, ठीक है। शीर्ष बोलते हैं इसको। तो इस शीर्ष को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, माना त्रिभुज के शीर्ष ए कॉमा बी कॉमा सी हैं। तो यहाँ पे निर्देशांक क्या आ जाएंगे, ए के निर्देशांक हो गए ये पहले वाले 5,-2, ठीक है, और बी के हो जाएंगे 6,4, तो यहाँ आ जाएगा 6,4, और सी के हो जाएंगे 7,-2, 7,-2। अब इनके बीच की दूरी निकालते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी के बीच की दूरी, यहाँ पे हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 कौन से होंगे, ये है x1, ये है y1, ठीक है, ये है x2, ये है y2 और ये है x3, ये है y3। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1, मतलब x2 ये है 6 और x1 है 5, तो 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब 4 माइनस यहाँ पे एक पहले से दिया है
और यहाँ y1 भी माइनस के अंदर है, तो इसको हम लिख देते हैं -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 में से 5 माइनस किया 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 मतलब 6, तो ये 6 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 6 × 36, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 36 + 1 37। तो ये हो गई ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, अब निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी, ठीक है, इसको हम डी से भी लिख सकते हैं और स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर अंडर रूट, अब यहाँ पे बी और सी मतलब x3 - x2 का होल स्क्वायर, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, y3 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं 7 - 6 अंडर रूट 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 मतलब -2 - 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 2 6। लेकिन आंसर जो आएगा हमारा वो माइनस में आता है। ठीक है, जब दो संख्याएं माइनस में दी हो तो वो आपस में प्लस होती हैं, लेकिन जो आंसर आता है वो माइनस में होता है। तो यहाँ आ जाएगा -6 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 6 × 36, और यहाँ पर ये माइनस हट जाएगा, क्यों, क्योंकि -6 गुणा -6 माइनस माइनस प्लस और 6 × 36, तो यहाँ आ जाएगा 36। फिर ये क्या हो जाएगा 1 + 36 ये हो जाएगा 37। तो BC कितना आ गया हमारा अंडर रूट में 37। तो ये और ये डिस्टेंस मतलब दो रेखाएं हैं इसकी, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये वाली और ये वाली, तो दो साइड बराबर होती हैं तो सम द्विबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीसरी वाली साइड को भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि अगर तीनों साइड बराबर आ गई तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, इसलिए तीनों साइड चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो तीसरा वाला यहाँ पर सूत्र लगाते हैं AB BC और CA के बीच की दूरी। तो CA कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, CA, ठीक है, x3 - x1 का होल स्क्वायर और y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कितना दिया है 7 - 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 मतलब -2, यहाँ पर भी -2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -2, एक माइनस यहाँ पहले से दिया है माइनस, फिर ये -2 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस ये है -2, अब माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये कितना होगा -2 + 2 मतलब ये 0 हो गया, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। तो ये हमारा पूरा यहाँ से पार्ट खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास बचा सिर्फ √4, और √4 का मतलब हुआ √4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो आंसर आएगा हमारे पास 2। इसका मतलब इस त्रिभुज की दो साइड आपस में बराबर है, एक ये और एक ये वाली साइड बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। तो लास्ट में आप लिख देना, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो 13 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं। तो 13 प्रश्न हमने इस वीडियो में कर लिए हैं, और बाकी के जो इसके आगे के प्रश्न हैं वो हम इसकी अगली वीडियो में हल करेंगे।
और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। या तो फिर चैनल पे जाके आप उसमें देख लेना प्लेलिस्ट कहाँ लिखा है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको बोर्ड पेपर के नाम से मिल जाएगा, उसके अंदर आपको बोर्ड पेपर की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी।